वो धोखा दे तो इसमें मेरी क्या खता है, खता मेरी है, धोखा खा रहा हूँ। तो बात ये है दरअसल कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये हमारी गलती है, जब हमने उनसे कहा था कि आप अन्य लोगों के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में, हमारे मुस्लिम पत्रकारों के साथ में या मुसलमानों के साथ में कुछ होता है तो आप नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सही बात है, ये हमारी गलती है, ये हमारी टीम में प्रॉब्लम है, हम उसमें बदलाव करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो आपकी सूचनाएँ हम तक आ सकें, आप कहें कि देखिए भैया हमें परेशान किया जा रहा है और हम आपकी फिर मदद कर सकें। हम भरोसा किए बैठे थे कि मैं भी सोच रहा था कि किस दिन कोई मामला होगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये लोग बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें इनके बेनकाब होने के लिए शामली पुलिस की एफआईआर काम आई है। कांग्रेस की सरकार से न्याय की और मोहब्बत की दुकान को जो है चलाने की उम्मीद करना समुद्र के किनारे रेत का घर बनाने जैसा है। आप समुद्र के किनारे रेत का घर नहीं बना सकते हैं, आप बनाएंगे वो गिर जाएगा। राहुल गांधी के दफ्तर के पास सारी सूचना है, उनकी आईटी सेल के पास सारी सूचना है, लेकिन फिर भी नहीं बोले, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान पत्रकार थे। असल में एक होती है एफआईआर, एक होती है मुस्लिम व्यक्ति पर एफआईआर, इन दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है पत्रकार, एक होता है मुस्लिम पत्रकार, इनमें फ़र्क होता है। एक होता है नागरिक, एक होता है मुस्लिम नागरिक, इनमें फ़र्क होता है। और ये फ़र्क हमें जो दिखाया है, ये देश के जो विपक्षी दल हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं ने बताया है कि ये फ़र्क होता है। एफआईआर एफआईआर नहीं, हिंदू एफआईआर अलग होती है, मुस्लिम एफआईआर अलग होती है। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। हाल ही में शामली पुलिस ने 2 पत्रकार समेत 5 मुस्लिम युवाओं पर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज की थी क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की गई थी, उस घटना को मॉब लिंचिंग लिख दिया था। उन्हीं में से एक पत्रकार जाकिर अली त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। जाकिर भाई, क्या था पूरा मामला? शामली पुलिस ने आप पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, 4 जून को शामली के जलालाबाद में हमारे पास जो खबर आई थी वो ये आई थी कि एक फ़िरोज़ नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, और मौत का कारण ये है कि उसको कुछ लोगों द्वारा पीट कर मार दिया गया है। और इस वक्त उनकी फैमिली के लोग, पीड़ित परिजन, उसकी बॉडी को लेकर रोड पर उतरे हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन करते हुए मांगे ये है कि पीड़ित को इंसाफ मिले, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने परिजनों से तहरीर ली। वो तहरीर हमारे पास भी पहुंची। उस तहरीर में लिखा हुआ था कि पंकज रवि जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर फिरोज की जलालाबाद के मोहल्ले आर्यन नगर में पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने इसको एफआईआर के रूप में जो है अपना अटैच किया, और वो एफआईआर जब हमारे पास पहुंची तो एफआईआर में वो सेम लिखा हुआ था। अमर उजाला को एएसपी ने बयान दिया था जिसमें कहा था कि हाँ, एक फिरोज नामक व्यक्ति की पीट कर कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। तो हमने इसको लिख दिया था कि ये मॉब लिंचिंग का मामला है। उत्तर प्रदेश के शामली के जलालाबाद में फिरोज नामक व्यक्ति की, पंकज रवि और जितेंद्र नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीट कर मॉब लिंचिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बाद में पुलिस ने 2 दिन बाद कह दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं पाया गया है कि उसकी मौत पिटाई से हुई है या उसके शरीर पर कोई चोट का निशान है। यानी फिर उन्होंने उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, जिन्होंने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने जो ये रिपोर्ट किया था कि मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर ऐतराज़ जताते हुए और पीट कर हत्या कर दिया, इस पर भी ऐतराज़ जताते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर में जो धाराएं थी वो ये थी कि इन्होंने 2 समुदायों के बीच में नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश की। इन्होंने बढ़ावा दिया है, 2 समाजों के बीच में इन्होंने जो है हिंसा की स्थिति जो है उत्पन्न की है। आखिर मतलब क्या वजह है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? 5 लोगों के ऊपर हुई है, 5 में से पाँचों के पाँचों मुस्लिम हैं। एक यूट्यूब चैनल है, उसके भी संचालक जो है मुस्लिम है। क्या ये टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सीधी सी बात है। पहले से ही आप देख लीजिए कि कितने ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जिन्होंने किसी पीड़ित के समर्थन में आवाज़ उठाई हो और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हो। इस एफआईआर में अगर पुलिस को ऐतराज़ था कि मॉब लिंचिंग शब्द का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर पुलिस को ऐतराज़ था कि इन्होंने यह कहा कि पीट कर हत्या कर दी गई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं पाया गया है, तो फिर अमर उजाला अखबार में जो लिखा गया था और भी वहाँ के जो अखबारात में लिखा गया था कि अगर पुलिस वक्त पर अस्पताल ले जाती तो वो उसकी मौत नहीं होती। पुलिस की लापरवाही सामने आई। उसमें लिखा हुआ, एसपी का बयान भी लिखा हुआ था। एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चल चरित्र अभियान, उसके संचालन कर्ता जो है वो हिंदू है, और उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि शामली में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग कर हत्या। वो हिंदू थे, वो शामली के ही रहने वाले हैं, पुलिस के उनसे ताल्लुकात हैं, उन पर एफआईआर नहीं हुई। यानी जो चीज़ें हमने लिखी थी, जो बातें हमने लिखी थी,
वही चीज़ें उन लोगों ने लिखी थी, वही बातें उन लोगों ने लिखी थी, वही शब्द, वही टाइटल, वही टॉपिक उन लोगों ने लिखा था। लेकिन जो लिखने वाले हिंदू थे उन पर एफआईआर नहीं हुई, हम पर एफआईआर हो गई। हम नहीं चाहते कि उन पर भी एफआईआर हो, क्योंकि उन्होंने अपनी खबर जो उनको लगा होगा उन्होंने सही दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हम तो यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नाम में ये फ़र्क होता है कि मुस्लिम है तो चुन चुन के मार दिया जाए, मुस्लिम है तो चुन चुन कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए, और अगर हिंदू है तो उसको जो है साइड में रखा जाए। अच्छा, जो एक अन्य पत्रकार हैं वसीम अकरम त्यागी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो शामली के एसपी का बयान था, हूबहू मतलब लगभग मैंने वही कोट किया था अपने ट्वीट में, और वही अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया था अखबार में। तो अगर एफआईआर हो रही है तो अमर उजाला पर भी होनी चाहिए, शामली के एसपी पर भी होनी चाहिए। एएसपी संतोष कुमार ने जो है ये अमर उजाला को बयान देते हुए कहा था, जब अमर उजाला ने पूछा कि क्या मामला है, क्या हुआ है, तो एएसपी संतोष कुमार ने कहा था कि फिरोज नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा पिटाई से मृत्यु हो गई है और जांच जारी है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही हमने कहा था कि पीट पीट कर हत्या कर दी है, यही अन्य पत्रकारों ने कहा था। क्या लग रहा है, मतलब अब आवाज़ उठाना या किसी स्टोरी को कवर करना भी अपराध हो गया है? ना, बात असल में यह है कि मॉब लिंचिंग को इतना नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है कि आप लिंच भी करना चाहते हैं, आप लिंचिंग करके मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं, आप आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। जब उसके आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की आवाज़ें उठती हैं तो आप उन आवाज़ों को ही बंद करने की कोशिश करते हैं। आप आरोपी के खिलाफ और पीड़ित के पक्ष में कोई आवाज़ ना उठे, इसलिए पीड़ित को ही अब आरोपी बना दिया जा रहा है। जैसे आपके सामने उदाहरण के रूप में मैं अगर मामला रखूं तो औरंगज़ेब जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था, उसकी वो रोटी बना कर आ रहा था, वो शादी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में नान रोटी लगाने का काम करता था। वो रात को 10 बजे के करीब वहाँ पर मामा भांजे इलाके से गुजर रहा था और उसको कुछ लोगों ने पकड़ के पीट पीट कर मार दिया, और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन 10 दिन के बाद पुलिस ने उल्टा मृतक फिरोज और उसकी फैमिली के 8-9 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि औरंगज़ेब और ये व्यक्ति चोरी करने के लिए फला नाम की महिला के घर में घुसे थे और उस दौरान वहाँ पर फिरोज के जो है चोट लगी थी, यानी चोरी करते हुए। इससे क्या होता है कि जो सामाजिक जो हमदर्दी होती है, पुलिस उसको ख़त्म करना चाह रही है कि किसी पीड़ित के समर्थन में आवाज़ ना उठे, इसलिए पीड़ित को शराबी बता दिया जाए, इसलिए पीड़ित को नशेड़ी बता दिया जाए, इसलिए पीड़ित को जो है चोर घोषित कर दिया जाए कि वो चोरी करने के लिए घुसा था इसलिए मार दिया। मैं सीधे सा सवाल यही है कि अगर कोई चोर अगर चोरी करने के लिए घुसा भी था तो क्या उसको मार दिया जाएगा? सवाल तो यहीं पर उठ रहे हैं। सवाल तो फिर आपको भी वही उठाना चाहिए, सभी पुलिसकर्मियों को भी, जो हम उठा रहे हैं कि फिर कानून व्यवस्था जो है किस चीज़ का नाम है, फिर पुलिस किस चीज़ की जो है नौकरी कर रही है। जब आप पुलिस से मदद नहीं लेंगे, अगर आपके घर में कोई चोरी करने के लिए चोर घुस गया है, आप उसको पकड़ के देश के कानून के हवाले, कानून को चलाने वाले पुलिस वालों के हवाले नहीं करके जो है खुद उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये तो बेकार है ना कि पुलिस थानों को बंद कर देना चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, सारे सरकारी संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। तो फिर इसको लोकतंत्र का नाम अदालत नहीं को दे- बंद कर देंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? नहीं, इंसाफ के लिए लाए हैं ना बुलडोजर, वो लोग चलाते हैं उसको। बुलडोजर से अभी हाल ही में फ्रंट लाइन की बुलडोजर से वो न्याय कर रहा है ना, हिंदू के घर पर भी चल रहा है। नहीं, वो हिंदू के घर पे नहीं चल रहा है। वो जब भी कोई आरोपी आरोप करता है तो उसकी सज़ा जो है उस आरोपी को न देकर उसकी फैमिली पर अटैक किया जाता है। सौंदर्यकरण के नाम पर जो है मतलब लोगों को बेघर किया जा रहा है। अभी फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अनुज बहन नाम के एक लड़के ने एक रिपोर्ट किया है और उसमें बताया गया है कि पिछले 2 सालों में 1.5 लाख से अधिक घरों को बुलडोजर से निशाना बनाया गया है। 1.5 लाख के करीब घरों को तोड़ा गया है, जिसमें 3.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। और पिछले 5 साल का अगर डेटा देखें तो 7,38,000 लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से जो है बेघर होना पड़ा है, उनको बसाहटों से जो है भगा दिया गया है। अच्छा, जब से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ये खाली बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, ये कांग्रेस शासित या फिर जो अपने आप को सेक्युलर दल कहते हैं, वहाँ भी लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। अकेले बंगाल में लगभग 10 के करीब, 10 से ऊपर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। क्या कहना है? देखिए, मॉब लिंचिंग अब किसी एक इलाके की बनकर नहीं रह गई है। नफ़रत अब किसी एक इलाके में नहीं है। नफ़रत अब हर उस जगह पर है जहाँ पर मुसलमान रह रहा है। जहाँ पर मुसलमान रह रहा है वहाँ पर नफ़रत है, मुसलमानों के प्रति नफ़रत है, उनके व्यापार से नफ़रत है, उनके खान पान से नफ़रत है, उनके पहनावे से नफ़रत है, उनकी बोलचाल से नफ़रत है, उनकी पहचान से नफ़रत है।
और वो किसी भी राज्य में हो उनको पकड़ के जो है मार पीट दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लड़के जो कि हमारे लखनऊ में आकर, हमारे यूपी में आकर और भी अन्य स्टेट्स में जाकर वो ड्राई फ्रूट्स जो है बेचने का काम करते हैं, और उनके जो है पीट पीट के उनके ड्राई फ्रूट्स को नहरों में फेंक दिया जाता है, सड़क पर फेंक दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी है। इसी तरीके से एक मुसलमान का जब ये पता लगता है कि ये मुसलमान है तो उसकी पहचान करके उसको मार पीट दिया जा रहा है। उसका किसी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं रह गया कि कांग्रेस शासित प्रदेश है तो कांग्रेस में के सरकार में जो है लिंचिंग नहीं होगी। कांग्रेस के नेता तो ये कहते थे ना कि हम मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं, हम इंसाफ करेंगे, हमारी सरकार होगी। तो इंसाफ तो नहीं हो रहा, हिमाचल में भी नहीं हो देखिए, रहा। कांग्रेस की सरकार से न्याय की और मोहब्बत की दुकान को जो है चलाने की उम्मीद करना समुद्र के किनारे रेत का घर बनाने जैसा है। आप समुद्र के किनारे रेत का घर नहीं बना सकते हैं, आप बनाएंगे वो गिर जाएगा। इसी तरीके से आप अगर उम्मीद रखेंगे कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस शासित राज्य है, किसी व्यक्ति मुसलमान को इंसाफ दे सकते हैं, वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को जगह मिल सकती है, तो हमारी ये उम्मीदें, हमारी ये सोच समुद्र के किनारे रेत का घर बनाने जैसा है। आपने देखा कि हिमाचल में लिंचिंग हुई है। हिमाचल में मैंने देखा कि पिछले साल, मैं उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, एक सरकारी नौकरी करता है, टीचर है, और वो कहता था कि अगर 30 दिनों के अंदर अगर मुसलमानों ने इस क्षेत्र को खाली नहीं किया तो उसको अंजाम भुगतना होगा, हम मार देंगे, हम काट देंगे, सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हम लोगों ने उस वीडियोज़ को डाला था, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सुक्खू से मांग की थी कि उस पर कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वहाँ पर एक जावेद नाम के लड़के की दुकान के साथ में क्या हुआ बकरीद के दौरान, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वैध जो जानवर था उसकी कुर्बानी की तस्वीर डाल दी थी। इस आधार पर उसकी दुकान का पता निकाल करके इसकी तो दुकान यहाँ पर है, और उसकी दुकान को जो है लूट लिया गया, उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर दी गई, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, फिर उस पर उसको जेल भेज दिया गया शामली पुलिस के ही द्वारा। शामली पुलिस ने ही उसको अरेस्ट करके जेल भी भेजा। फिर वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई जहाँ पर मुसलमानों को जो है भगाने की, उनसे सामान न खरीदने की, अगर वो घरों में रहे तो अगर किसी हिंदू मकान मालिक के घर में अगर मुसलमान रह रहा है तो उसको भी सबक सिखाने की धमकियाँ तक दी गई। और ये हिमाचल में हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्य है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान के जो है मालिक हैं, वो दावा करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। देख लिया हमने कैसी उनकी मोहब्बत की दुकान है। उनकी मोहब्बत की दुकान में ना कोई मुसलमान है, ना कोई मुस्लिम पत्रकार है, ना कोई मुस्लिम नेता है, ना कोई मुस्लिम जो है कार्यकर्ता है। भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, उस दौरान आप राहुल गांधी से मिले थे कुछ पत्रकारों के साथ। आपने सवाल किया था कि जब हम पर कार्रवाई होती है तो आपकी तरफ से खामोशी रहती है, ना तो आपकी तरफ से कोई बयान आता है ना आपकी पार्टी की तरफ से। तो राहुल गांधी ने कहा था हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे, हम तक खबर नहीं पहुंच पाती, ताकि हम तक खबर पहुंचे और हम आपके साथ खड़े हों, और ये हम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, उसके बाद आप लोगों पर एफआईआर हुई। ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया, ना राहुल गांधी की तरफ से बयान आया, ना कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया। नदीम शाह देवबंदी का एक शेर है कि वो धोखा दे तो इसमें मेरी क्या खता है, खता मेरी है, धोखा खा रहा हूँ। तो बात यह है दरअसल कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये हमारी गलती है, जब हमने उनसे कहा था कि आप अन्य लोगों के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में, हमारे मुस्लिम पत्रकारों के साथ में, मुसलमानों के साथ में कुछ होता है तो आप नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सही बात है, ये हमारी गलती है, ये हमारी टीम में प्रॉब्लम है, हम उसमें बदलाव करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो आपकी सूचनाएं हम तक आ सकें, आप कहें कि देखिए भैया हमें परेशान किया जा रहा है, और हम आपकी फिर मदद कर सके। हम भरोसा किए बैठे थे कि मैं भी सोच रहा था कि किस दिन कोई मामला होगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये लोग बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें इनके बेनकाब होने के लिए शामली पुलिस की एफआईआर काम आई है कि ये बेनकाब हो गए, वरना हम न जाने कब तक इन पर भरोसा करके बैठे रहते। हम इन पर बहुत लंबे समय तक भरोसा करके बैठ सकते थे। पिछले 2 साल पहले ही राहुल गांधी ने बोला था, हम 2 साल से भरोसा करके बैठे थे कि अगर किसी के साथ में कुछ होता है, मुस्लिम पत्रकार के साथ में कुछ मामला होगा तो ये बोलेंगे। शामली पुलिस की एफआईआर हुई, ये नहीं बोले, लोगों ने इनका बयान इनको याद दिलाया, इनको व्हाट्सअप पर भेजा, इनके व्हाट्सअप पर लोगों ने मैसेज भी डाले कि ये वीडियो देखिए, आप लोगों ने ये कहा था। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की खबर राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि हमारी टीम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस मामले की खबर उनकी टीम को है, उनकी टीम के व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं कि ये एफआईआर हुई है। प्रेस क्लब का स्टेटमेंट भी उनके पास में है, मीडिया हाउसेस की स्टोरीज के लिंक भी उनके पास में, यानी पूरा जानकारी होने के बावजूद वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि पॉलिटिक्स के राघव त्रिवेदी का जो संदेश है वो उन तक पहुंच जाता है, जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी और जो अन्य मुस्लिम लोग पीड़ित हैं उनकी दास्तां उन तक नहीं पहुंचती? देखिए, उनके साथ गलत हुआ था कि अमेठी में रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट की गई थी। हम भी बोले थे, सब बोले थे, और सबको बोलना चाहिए। किसी भी पत्रकार पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मीडिया
का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पर सीधा अगर कहा जाए तो देखिए, हम त्रिवेदी, वर्मा, शर्मा या अग्रवाल नहीं थे कि राहुल गांधी का हमारे समर्थन में बयान आता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मुसलमान उस दौर में अपने जीवन को यापन कर रहा है जिस दौर में उसकी लाश पर राजनीति करने वाले नेता भी इस मुल्क में नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम इस लाश पर जो है राजनीतिक रोटियां सेकने गए तो हमारी जो है हिंदू वोट बैंक जो है हमसे खिसक सकता है। हालांकि वो वोट उनको मिलता फिर भी नहीं है। मुसलमान एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है, मुसलमान पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है, मुसलमान लिंचिंग में मार दिया जा रहा है, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मुसलमान को फर्जी केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है, मुसलमान को पहनावे की वजह से जो है मारपीट की जा रही है, मुसलमान को कहीं अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने की वजह से जो है अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इनकी दुकान में जो है मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द कहकर ये जो है मुसलमानों को संबोधित करते हैं। अल्पसंख्यक ही कहिए। अल्पसंख्यक से याद आता है, जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने बयानों में अल्पसंख्यक का जिक्र करते हैं, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो मुसलमान उनको भर भर के वोट देता है, एक तरफा वोट दी जाती है। इतिहास में मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ा हो, वो भी खामोश रहते हैं। शायद यही वजह है कि मुसलमान बिना मांगे इन विपक्षी दलों को वोट दे देता है और उनको लगता है कि ये वोट तुम्हारे अलावा जाएगा कहाँ। इसलिए उनका अगर बस चले तो वो तो अल्पसंख्यक शब्द का भी इस्तेमाल करना जो है बंद कर दें। ज़्यादातर तो विशेष समुदाय का कहकर संबोधित करते हैं। आप देखिएगा कि अभी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी पता नहीं गलती से किया होगा और उसके लिए उनको उनकी मीटिंग में जो है उनको समझाया भी गया होगा कि आपको इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ है, ये कहने के बावजूद आप सोच सकते हैं कि मतलब ये कहा मुझसे सामने सामने कि हम बोलेंगे, कुछ भी मामला हो तो हमें जैसी सूचना मिलेगी हम बोलेंगे। उनकी टीम के पास सारी सूचना है, राहुल गांधी के दफ्तर के पास सारी सूचना है, उनकी IT सेल के पास सारी सूचना है, लेकिन फिर भी नहीं बोले, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान पत्रकार थे। असल में एक होती है FIR, एक होती है मुस्लिम व्यक्ति पर FIR। इन दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है पत्रकार, एक होता है मुस्लिम पत्रकार। इनमें फ़र्क होता है। एक होता है नागरिक, एक होता है मुस्लिम नागरिक। इनमें फ़र्क होता है और ये फ़र्क हमें जो दिखाया है ये देश के जो विपक्षी दल हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं ने बताया है कि ये फ़र्क होता है। FIR नहीं, हिंदू FIR अलग होती है, मुस्लिम FIR अलग होती है। पत्रकार अलग होता है, मुस्लिम पत्रकार अलग होता है। ये हम उन्होंने फ़र्क जो है बताया, उसके लिए भी हम उनके एहसानमंद रहेंगे। उसी तरीके से जैसे उन्होंने सच्चर कमेटी में लाकर जो है दिखाने की कोशिश की थी कि मुसलमानों के हालात हमने अपनी सरकार में दलितों से भी बदतर कर दिए हैं। शुक्रिया। तो ये थे जाकिर अली त्यागी। इनका साफ कहना है कि एक पत्रकार होता है, एक मुस्लिम पत्रकार। जो पत्रकार होता है उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है, लेकिन जब मुस्लिम पत्रकार का नाम आता है तो ना तो देश खड़ा होता है ना विपक्ष खड़ा होता है। कुछ चंद लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, इस देश में भाईचारा चाहते हैं, वही एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं। कैमरामैन अंसार इमरान के साथ जानू मेरा।